हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके प्यारे चैनल द सक्सेस पॉइंट @ पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको लेके चलूंगा आधुनिक भारत के इतिहास पर, क्योंकि आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं उन पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा। क्योंकि जिस तरह से भी प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो या अदर कोई भी वनडे एग्ज़ाम हो, उन सभी के लिए ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिस तक आपकी पहुंच है, जो आपके आसपास या आपके जानकारी में जो भी बच्चे तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो की पहुंच बनाइए दोस्तों। उन तक ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। आप प्रयास कीजिए कि आपके साथ साथ और लोग भी चैनल से जुड़ें। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम लोगों ने काफ़ी टॉपिक पर डिस्कशन किया है, आधुनिक भारत के इतिहास पे भी काफ़ी बार हम लोग डिस्कशन किया है, पर इस बार हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आगे देख रहे हैं। इसी तरह से हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। तो हर रोज़ द सक्सेस पॉइंट @ आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी सब्जेक्ट से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रोवाइड कराता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। दोस्तों, हर एक प्रश्न अपने में काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। मेरा छोटा सा मकसद है कि आपको सफलता दिलाना, ताकि आपका इस प्रश्न की तरफ ध्यान जा सके कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों। पहला प्रश्न है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है कि डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया था। इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है या सभी सही है? दोस्तों, अगर बात किया जाए भारतीय इतिहास के संदर्भ में, तो डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने और गोदाम स्थापित किए, तो ये कथन सही है। अल्फोंसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया था, तो ये भी कथन सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यानी कि पहला दूसरा सही। एक मिनट पहले दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों, ध्यान से पढ़ते हैं, डचों ने पूर्वी तट पर गजपति शासकों द्वारा दी गई भूमि पर अपने कारखाने गोदाम स्थापित किए, तो ये कथन क्या है दोस्तों? ये गलत है, क्योंकि पूर्वी तट पर नहीं स्थापित किया था। ठीक है, समझ में आ रही दोस्तों? पूर्वी गजपति शासक जो भूमि दिए थे दान में, उस पर इन्होंने कोई गोदाम स्थापित नहीं किया था। अल्फोंसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा किया था, तो ये सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में कारखाना स्थापित किया, तो ये सही है। तो ये दूसरा तीसरा सही है, तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलते हैं प्यारो दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्रांति सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से किस आरक्षित विषय माना गया है? यानी कि किसे आरक्षित विषय माना गया है? पहला कह रहा है कि न्याय प्रशासन, दूसरा कह रहा है स्थानीय स्वशासन, तीसरा कह रहा है भू राजस्व, और डी विकल्प कह रहा है पुलिस। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों कि भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्रांति सरकार के कार्यों को आरक्षित और हस्तांतरित विषयों में विभाजित किया गया था, तो किसे आरक्षित विषय माना गया है? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। न्याय प्रशासन, स्थानीय स्वशासन, भू राजस्व, पुलिस। तो इसमें से प्यारे दोस्तों पहला सही है, तीसरा सही और चौथा सही है। पहला तीसरा सी विकल्प पे दे रहा है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों, भारत में ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बात समझ में आ रही है? भारत में ब्रिटिश विजय और सुदृढ़ीकरण, है ना, सुदृढ़ीकरण से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित करना है। पहला कह रहा है कि लॉर्ड
वेलेज़ली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत हुई थी, बंगाल में द्वैत शासन नीति हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था, सिंध का विलय हुआ था। तो आपको क्रम वाइज बताना है दोस्तों, इसमें सही कौन सा है। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में द्वैत शासन नीति लागू की गई थी। द्वैत शासन नीति के बाद लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा सहायक संधि की शुरुआत की गई थी और उसके बाद सिंध का विलय हुआ था। बात समझ में आ रही प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पर होना चाहिए था आपका 3, 2, 1, 4। 3, 2, 1, 4 कौन से विकल्प में दे रहा है? तो सी में दे रहा है प्यारे दोस्तों। तो आपका सी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। और सी इज़ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, यानी कि आपके हर एग्जामिनेशन के लिए ये सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बिल्कुल मत मिस कीजिए, शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए और विकल्पों के आधार पर उत्तर देने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, 8वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार में योगदान देने वाला एक महत्वपूर्ण कारक कौन सा था? यानी 18वीं शताब्दी में भारत में जो ब्रिटिश प्रभुत्व था उसका विस्तार जो हुआ था, उस विस्तार को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कारण क्या था? पहला कह रहा है कि बंगाल, मैसूर और पंजाब जैसे प्रमुख भारतीय राज्यों के बीच अशांति और आंतरिक संघर्ष, लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत के सिद्धांत लागू करना जिसके तहत उत्तराधिकारी रहित राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया जाता था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती आर्थिक शक्ति और व्यापार पर उसका एक अधिकार का होना। चौथा कह रहा है कि मराठों के साथ एक मजबूत सैन्य गठबंधन की स्थापना और ब्रिटिश विजयों में उनकी सक्रिय भागीदारी। तो इन चारों कथनों में से कौन सा कथन सही है, कौन सा कारण है जो ब्रिटिश प्रभुत्व के विस्तार में योगदान देता है? तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि बंगाल, मैसूर और पंजाब जैसे प्रमुख भारतीय राज्यों के बीच अशांति और आंतरिक संघर्ष। दूसरा कह रहा है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यवगत सिद्धांत का लागू करना जिसके तहत उत्तराधिकारी जो होते थे वो रहित राज्यों पर अपना अधिकार कर लिया करते थे या अधिकार कर लिया जाता था। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की बढ़ती लिखा हुआ है दोस्तों, बढ़ती होगा, बढ़ती हुई आर्थिक शक्ति और व्यापार पर उसका एक अधिकार का होना। तो ये बिल्कुल सही है। मराठों के साथ एक मजबूत सैन्य संगठन या सैन्य गठबंधन कह लीजिए की स्थापना और ब्रिटिश विजयों में उनकी सक्रिय भागीदारी। तो बिल्कुल सही, ये भी गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत है दोस्तों। तो आपका पहला और तीसरा सही है। तो पहला तीसरा कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ए विकल्प में दे रहा है। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दोस्तों। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कथन और कारण से संबंधित है। कथन कह रहा है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शक्ति का जो उदय यूरोपीय शक्तियों विशेषकर ब्रिटिशों की भारतीय राज्यों पर सैन्य और नौसैनिक श्रेष्ठ से काफ़ी प्रभावित था। कारण क्या है कि अंग्रेज मराठों और हैदराबाद के निजाम जैसे स्थानीय शासकों के साथ अपने गठबंधन का लाभ उठाकर विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में सफल रहे। तो कथन और कारण पर ध्यान दीजिए। आपको बताना है क्या है कि कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है, या फिर कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या करता है। कथन और कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। तो प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए कथन और कारण को, तो कथन तो सही है कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शक्ति का उदय हुआ और यूरोपीय शक्ति विशेषकर ब्रिटिशों की भारतीय राज्यों में सैन्य और नौसैनिक श्रेष्ठ से काफ़ी प्रभावित थे। बिल्कुल सही है। कारण है कि अंग्रेज मराठों और हैदराबाद के निजाम जैसे स्थानीय शासकों के साथ अपने गठबंधन का लाभ उठाकर विशाल क्षेत्र पर अपना नियंत्रण मजबूत करने में सफल रहे। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, पर जो कारण है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। इस लिहाज से आपका डी विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों कि कथन और कारण तो सही हैं लेकिन कारण जो है वो कथन की व्याख्या नहीं करता है। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश शासन के दौरान नई शिक्षा नीति के प्रभावों पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि अंग्रेजी भाषा भारत भर में विभिन्न भाषाएं समूह को एकजुट करने का एक साधन बन गई है। पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को यूरोपीय
रीति रिवाज को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पारंपरिक प्रथाओं में गिरावट आई। पश्चिमी विज्ञान और दर्शन शास्त्र में शुरुआत में नए राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को प्रेरित किया। अंग्रेज़ों ने स्थानीय भाषा की शिक्षा को उत्साहित किया तथा यह सुनिश्चित किया कि अंग्रेजी ही शिक्षा का एकमात्र माध्यम बनी रहे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। पहला, दूसरा, तीसरा सही है, पहला चौथा सही है, दूसरा चौथा, या सभी कथन सही हैं। तो प्यारे दोस्तों, अगर हम इसमें ब्रिटिश शासन के दौरान जो शिक्षा नीति थी उसके प्रभावों पर विचार करें तो कौन सा कथन सही है, तो इसमें पहला सही है कि अंग्रेजी भाषा भारत भर में विभिन्न भाषाएं समूह को एकजुट करने का एक साधन बन गई। दूसरा कथन भी सही है कि पश्चिमी शिक्षा ने भारतीयों को यूरोपीय रीति रिवाज को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया, जिससे पारंपरिक प्रथाओं में गिरावट आ गई। ये भी सही है। तीसरा भी सही है, पर चौथा आपका गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है कि पश्चिमी विज्ञान और दर्शन शास्त्र की शुरुआत में नए राजनीतिक और सामाजिक विचारधाराओं को प्रेरित किया। तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों यहाँ से, क्योंकि पहला, दूसरा, तीसरा तीनों कथन सही हैं। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नीतियों घटनाओं को सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला कह रहा है कि वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का परिचय, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, पहला कारखाना अधिनियम। तो इन चारों कथनों में से कौन सा क्रम आपको बताना है कि किस क्रम में पहली घटना घटित हुई थी। तो प्यारे दोस्तों, पहले मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त की शुरुआत की गई थी। रैयतवाड़ी बंदोबस्त की जब शुरुआत हो गई थी उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम का परिचय लाया गया। उसके बाद पहला कारखाना अधिनियम लाया गया। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885। तो यहाँ से उत्तर मिलके क्या आता है कि 2 1 4 3 आना चाहिए दोस्तों। तो 2 1 4 3 कौन से विकल्प में दे रहा है? तो ये बी विकल्प में दे रहा है। तो पहले दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बी विकल्प आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? दयानंद सरस्वती निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? विकल्प है ब्रह्म समाज, चिन्मय समाज मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ब्रह्म समाज, चिन्मय मिशन, आर्य समाज, प्रार्थना समाज। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्यारे दोस्तों, अगर देखा जाए दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे, तो वो आर्य समाज के संस्थापक थे। बात समझ में दोस्तों? किस समाज के? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दयानंद सरस्वती। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। और अगर प्रश्न आ जाए कि आर्य समाज की जो स्थापना थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहाँ की थी, तो ये मुंबई में की थी दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ की थी? मुंबई में की थी। और कब की थी? तो ये 10 अप्रैल को की थी दोस्तों, याद रखिएगा। ये 10 अप्रैल 1875 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 1857 के विद्रोह के स्थान दिया गया है और एक तरफ नेता दिया गया है। आइए देखते हैं। कानपुर की बात करें दोस्तों, अगर हम किसकी बात करें? कानपुर की। तो कानपुर की अगर हम बात कर ले प्यारे दोस्तों, तो ये नाना साहेब बिल्कुल सही दिया हुआ है। बागपत शाह महल दिया हुआ है। मथुरा की बात करें तो कदम सिंह दिया हुआ है दोस्तों, ये गलत हो जाएगा आपका। फैजाबाद मौलवी अहमदुल्ला बिल्कुल सही है। तो आपका विकल्प कौन सा सही हो? गलत पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा है प्यारे दोस्तों, मथुरा वाला गलत हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात उठती है कि अगर मथुरा कदम सिंह दिया हुआ है गलत है तो क्या होगा? तो मथुरा के नेता थे देवी सिंह दोस्तों। क्या थे? मथुरा के नेता थे देवी सिंह, याद रखिएगा। मथुरा के नेता कौन थे? देवी सिंह। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि मैसूर युद्ध और कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? बस में दोस्तों पूछ रहा है कि मैसूर युद्ध जो है और टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई थी, यानी मैसूर युद्ध कब हुआ था और टीपू सुल्तान की हत्या कब हुई थी दोस्तों। तो विकल्प दे रहा है तीसरा 1792, तीसरा 1798 में हुआ था, चौथा 1799 में हुआ था, चौथा 1805 में हुआ था। तो मैसूर युद्ध कौन से वर्ष में टीपू सुल्तान की हत्या हुई थी? ठीक है, बस समझने का प्रयास कीजिएगा कि मैसूर युद्ध का कौन सा तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष, है ना, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि सुल्तान
कि टीपू सुल्तान जो थे उनकी हत्या कब हुई थी? 1792, 1798, 1799 या फिर 1805 में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों चौथा वर्ष 1799 में। मैसूर युद्ध के चौथे वर्ष 1799 में उनकी क्या हुई थी? हत्या की गई थी। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि चौथा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौथा मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। याद रखिएगा, चौथा मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो चौथा मैसूर युद्ध 1799 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न पूछ रहा है कि जो सैन्य विद्रोह था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? पहला है लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी। सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? आपको बता दूं तो सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के गवर्नर जनरल थे प्यारे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। सैन्य विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब बात आती है कि सैन्य विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? सैन्य विद्रोह या सैनिक विद्रोह, तो ये हुआ था प्यारे दोस्तों 10 मई 1857 को। कब हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था 1857 को। याद रखिएगा 10 मई उसकी डेट थी। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आपके विकल्प हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद। आपको बता दूं कि जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना प्यारे दोस्तों 31 मार्च को की गई थी। याद रखिएगा वो डेट क्या थी? 31 मार्च थी। वर्ष कौन सा था? तो 1867 था। याद रखिएगा कब था? 1867। किसने की थी? तो ये आत्माराम पांडुरंग ने की थी। कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी दोस्तों। याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग ने की थी 31 मार्च 1867 को प्रार्थना समाज की। और कहाँ की थी? तो मुंबई में की थी। कहाँ की थी दोस्तों? तो मुंबई में की थी। याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है व्यवगत के सिद्धांत यानी हड़प नीति की शुरुआत किसने किया था? ए विकल्प है लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स। व्यवगत के सिद्धांत की शुरुआत फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। प्यारे दोस्तों व्यवगत के सिद्धांत यानी हड़प नीति की बात करें तो हड़प नीति की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और हड़प नीति की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था दोस्तों 1848 की बात है। 1848 में गवर्नर जनरल बनने के बाद डलहौजी ने हड़प नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वर्ष हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था? 1856, 1858, 1859, 1862। प्यारे दोस्तों हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो पारित किया गया था वो 1856 में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? 1856 में। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम था वो किसके प्रयासों के कारण जो है पारित किया गया था, तो ये किया गया था ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद रखिएगा दोस्तों ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों के कारण हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया गया था। अगला प्रश्न क्या है? आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो विकल्प है राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, या देव भी हो सकता है दोस्तों। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो याद रखिएगा दोस्तों आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था दोस्तों। कब किया था? 1815 में किया था। कहाँ किया था? तो कलकत्ता में किया था दोस्तों। कहाँ किया था? याद रखिएगा कलकत्ता में किया था। कहाँ किया था? कलकत्ता में किया था, या इसी को अब क्या कहते हैं कोलकाता के नाम से भी जाना जाता है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था दोस्तों। याद रखिएगा राजा राम मोहन राय ने। तो ए विकल्प सही हो जाएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? यानी इलाहाबाद से जो विद्रोह किया गया था उसके नेतृत्व किसने किया था? मौलवी लियाकत अली, तात्या टोपे, खान बहादुर खान, रानी लक्ष्मीबाई। 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? तो 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ जो विद्रोह किया गया था इलाहाबाद से उसके नेता थे मौलवी
लियाकत अली दोस्तों। कौन थे? मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली वो व्यक्ति थे जिन्होंने इलाहाबाद से के जो विद्रोह किया गया था उसमें नेता थे 1857 में। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि प्लासी के युद्ध के बाद को बंगाल का नवाब किसको बनाया गया था? बात समझ में आ रही है? जब प्लासी का युद्ध हो गया था तो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया गया? तो प्यारे दोस्तों, प्लासी का युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसको बनाया? तो सिराजुद्दौला को किसको बनाया गया था दोस्तों? ये प्रश्न पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो मीर जाफ़र को बनाया गया था दोस्तों। किसको बनाया गया था? मीर जाफ़र को नवाब बनाया गया था बंगाल का प्लासी के बाद। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और अगर बात किया जाए प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 23 जून को हुआ था, याद रखिएगा। 23 जून 1757 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। 23 जून 1757 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था और उसके बाद बंगाल का नवाब बनाया गया मीर जाफ़र को। अगला प्रश्न है, पंजाब के पूर्व महाराजा दिलीप सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है कि 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। दूसरा विकल्प कह रहा है कि नासिक में उनकी अंत्येष्टि की गई या अंत्येष्टि हुई। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था। और डी विकल्प कह रहा है वह कभी भी रूस नहीं गए। आइए देखते हैं पंजाब के पूर्व महाराजा जो दिलीप सिंह थे उनके विषय में कौन सा कथन सही है। तो अगर बात किया जाए रूस की, तो वो रूस कभी नहीं गए। पहले दोस्तों वो रूस गए थे, तो ये विकल्प गलत हो जाएगा। उन्होंने कभी भी सिख धर्म नहीं छोड़ा था, तो ये भी गलत हो जाएगा। नासिक में उनकी अंत्येष्टि हुई, तो ये भी गलत है। सही क्या है कि 23 अक्टूबर की बात है। 23 अक्टूबर 1893 को उनका निधन पेरिस में हुआ था। तो ए विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? यानी जफरनामा को किस गुरु ने फारसी में लिखा था? पहला है गुरु हर राय, गुरु हरिकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। प्रश्न बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकते हैं। तो ऐसे ही प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। प्रयास कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें और भी आपके साथ लोग देखें। प्यारे दोस्तों, जब लोग देखने लग जाते हैं तो हमारा खुद का मनोबल बढ़ता है, हम और अच्छे करने का प्रयास करेंगे। हो सकता हो जब आप लोग ज़्यादा देखने लग जाएँ, आप लोग ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों, तो हम और अच्छे और ज़्यादा प्रयासों के साथ प्रश्नों को आपके बीच में लाकर डिस्कशन करें। तो किस गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, हमें सिर्फ आपका प्यार और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप इस चैनल को सपोर्ट और प्यार दीजिए। ये चैनल आपको ज़मीन से आसमां की बुलंदी तक जरूर पहुँचाएगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी सफलता। प्यारे दोस्तों, प्रयास कीजिए और प्यार और सपोर्ट दीजिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कह रहा है कि हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य आसफ शाही वंश का संस्थापक निजामुल मुल्क था। निजामुल मुल्क जो था वो तुरानी गुट का था। उसने सैयद बंधुओं के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये सही है। अगला है, निजामुल मुल्क ने केंद्रीय सरकार से अपनी स्वतंत्रता की खुलेआम घोषणा कभी नहीं की, मगर व्यवहार में स्वतंत्र शासक के रूप में कार्य किया था। तो ये भी सही है। बात समझ में आ रही दोस्तों। अगला क्या है, 1724 में सकूर खेड़ा के युद्ध में निजामुल मुल्क ने मुग़ल सूबेदार मुबारक खां को पराजित किया। उसके बाद मुग़ल बादशाह ने निजामुल मुल्क को दक्कन का वायसराय नियुक्त कर दिया और उसे आसफ जहाँ की उपाधि प्रदान की। तो तीनों सही है दोस्तों। तो दोस्तों, पहला दूसरा तीनों सही है, तो जो कि डी विकल्प में दे रहा है, तो डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। अगर बात करें, अली मर्दान खान ने बंगाल में राजस्व किसी पद्धति प्रारंभ की थी। तो पहले दोस्तों, यही विकल्प क्या है? गलत है। महाराजा रणजीत सिंह ने लाहौर में तोपों के निर्माण के लिए आधुनिक ढलाई खाने स्थापित किए थे। तो ये सही है। आमेर में सवाई जयसिंह ने न्यूक्लिड के रेखागणित के तत्वों का संस्कृत अनुवाद कराया। बिल्कुल सही है। मैसूर में टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। तो ये भी सही है। पहला गलत है, तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से वो व्यक्ति कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? हैदर अली, मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और टीपू सुल्तान। तो जो भारतीय शासक था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किया था वो व्यक्ति था टीपू सुल्तान दोस्तों। कौन था? टीपू सुल्तान। तो आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? महाराजा रणजीत सिंह के राज्य की राजधानी क्या थी? विकल्प है अमृतसर, पटियाला, लाहौर, कपूरथला। तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह जो थे इनके राज्य की जो राजधानी थी वो क्या थी? तो वो पटियाला थी दोस्तों। क्या थी? पटियाला। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश जो थे वो सबसे पहले निम्नलिखित में से किस परवर्ती जनजाति के संपर्क में आए? गारो, खासी, कुकी, टिपरा। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो वह खासी। खासी जनजाति प्यारे दोस्तों मेघालय में पाई जाती है और 1765 के बाद जो दीवानी मिलने के बाद जो ब्रिटिश थे वो खासी समुदाय के संपर्क में आए थे। तो बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट था जिसके द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? ठीक है दोस्तों, प्रश्न पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन से एक मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार था? यानी कि जो सूबेदार था वो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? या ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि एक मुगल सम्राट के द्वारा बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार कौन था? सरफराज खान, मुर्शिद कुली खान, अलवर्दी खान, शुजाउद्दीन मोहम्मद खान। फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो बंगाल का अंतिम गवर्नर सूबेदार कौन था? तो ये था मुर्शिद कुली खान। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। बहुत ही अच्छा सेशन था प्यारे दोस्तों। ऐसे ही महत्वपूर्ण सेशन को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए। अपना प्यार, अपना सपोर्ट दीजिए। हमारी और आपकी मुलाकात फिर से होगी शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तब तक के लिए थैंक यू। विश यू ऑल द बेस्ट।